इन प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक भूगोल की जो बुक है उसका अपन आप दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। यानी पृथ्वी पहले क्या थी, आग का गोला थी, उसके बाद में बर्फ़ में चेंज हुई, उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या हुई कि वो जो बर्फ़ था वो पानी में चेंज हो गया, द्रव्य अवस्था में आ गया और पृथ्वी पर जीवन संभव हो गया। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जिसके अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे, पूरे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, तारों का विकास, तारों का उत्पत्ति कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथ्वी, जो कि एक पार्थिव ग्रह है और एक जीवंत ग्रह है, यानी जिसपे जीवन संभव है। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके अंतर्गत कुछ परिकल्पनाएं हैं जो कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के द्वारा दी गई हैं। और ये सभी परिकल्पनाएं क्या है, सर्वमान्य तो कोई सी भी नहीं है, परंतु सभी को मिला के कुछ ऐसे निचोड़ निकाले गए हैं जिससे कुछ जैसे पहले एक तारक परिकल्पना दी गई, यानी एक पिंड है उससे ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में द्वितारक परिकल्पना है जिसके अंतर्गत सूर्य और एक अन्य तारे की कल्पना की गई है। उसके बाद में वर्तमान जो परिकल्पनाएं हैं, नवीन परिकल्पनाएं जिनको बोला जा सकता है, उनमें क्या है कि उस पिंड को किसी गैस और धूल के कणों के रूप में माना गया तथा कुछ ऐसे बल उसमें काम करे कि इस तरह से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद में जैसे पृथ्वी बन गई, तो पृथ्वी पे एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत सूर्य से पृथ्वी की एक निश्चित दूरी और सूर्य का एक निश्चित ताप की मात्रा, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर पानी जो है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जिसको अपन पीते हैं, जिसके कारण जीवन संभव है। सुनाई है सबने कि जल है तो जीवन है। तो पृथ्वी पर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण जल जो है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, यानी उसको उपयोग में लिया जा सकता है, उसको पिया जा सकता है, उससे जीवन संभव है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, गोल्डीलॉक्स पेटी। अगर ऐसी कंडीशन अन्य ग्रहों पे भी होती है तो वहाँ भी जीवन संभव हो जाएगा। तो अपन इस तरह से पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे, उसकी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है, यानी सूर्य के चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं अपने सौर मंडल में, उनमें तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। और यह भौगोलिक एवं भूगर्भिक रूप से एक जीवंत ग्रह है। क्यों है, क्योंकि सूर्य से एक निश्चित दूरी, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस है। निश्चित दूरी सूर्य से और आदर्श सौर्य ताप। अब निश्चित दूरी है सूर्य से तो उसको तापमान की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है और उसको भी वो क्या करती है, पूरी की पूरी वापस लौटा देते हैं, जिसको अपन आगे ऊष्मा बजट में पढ़ेंगे। तो ये दो कारण हैं। इनके कारण होता क्या है, जल जो है वो द्रव्य रूप में पाया जाता है, जल जो है वो द्रव्य रूप में पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स पेटी। इस अवस्था को यानी जीवन के लायक जो अवस्था है या जीवन के लायक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का जो मिला के जो नाम है वो क्या कहलाता है, गोल्डीलॉक्स पेटी। तो इस कारण से जीवन है वो पृथ्वी पर संभव है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर अपन पढ़ें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए सन 1755 में जो सबसे पहली परिकल्पना दी गई थी वो थी इमैनुएल कांट ने। इन्होंने ये कहा कि ये एक वायव्य राशि है। उस वायव्य राशि से क्या हुआ कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो धीरे धीरे चक्कर के रूप में, और उस वायव्य जो राशि है जिसको क्या कहा गया, आद्यकण, उस राशि से, और इस तरह से ये एक राशि है। और उसके बाद में क्या हुआ, इससे जैसे एक वलय अलग हो गई, ये अंदर रह गया, उसके बाद में इससे ये इस तरह से 2 वलय अलग हो गई, और इन वलयों में कुछ आद्य कण थे, और उसके बाद में ये आद्य कण और मिलते गए, ये बड़ा होता गया, और इन्हीं को बाद में क्या बोला गया, ग्रह बोला गया। तो ये जो परिकल्पना थी वो किसकी दी हुई थी, इमैनुएल कांट की। परंतु इसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी काफी आलोचना की गई। तो उसके बाद में सन 1976 में लाप्लास ने एक परिकल्पना दी जिसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका। इमैनुएल कांट ने जो दी थी वो थी वायव्य राशि परिकल्पना,
और लाप्लास ने जो थी वो निहारिका परिकल्पना। बच्चों ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग एमए क्लासेस तक भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, इतना हार्ड नहीं है। तो निहारिका परिकल्पना में क्या हुआ, निहारिका में क्या माना गया कि एक अत्यंत उष्ण और गैसीय राशि, एक अत्यंत उष्ण और गैसीय राशि है इस तरह से, जो कि घूम रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल और तापमान जो है वो इसमें कम होने लगा, प्लस अपकेंद्रीय बल बढ़ने लगा। तो एक कंडीशन ऐसी आई जब गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल क्या हो गए, दोनों बराबर। भाई ये तो कम होने लग गया और ये बढ़ने लग गया, तो दोनों क्या आ गए, बराबर। जब जो दोनों बराबर आ गए तो ये जो निहारिका है, इस निहारिका से वलय अलग अलग होने लग गई। ये निहारिका है, इसकी ये वलय अलग हो गई, तो ये अंदर का पार्ट बच गया। इसी तरह से इससे ये वलय अलग हुई, फिर जो अंदर का पार्ट है उससे दूसरी वलय अलग हो गई, और इनके अंदर गांठें बनने लगी। इस तरह से इस वलय में यहाँ गांठ बन गई, इसमें यहाँ बन गई, और इस तरह से वलय बनने लग गई इसमें यहाँ। तो इस तरह से इससे 9 वलय ये इस तरह से अलग हो गई, और ये बन गया अपना सौरमंडल, या सौरमंडल नहीं कहें तो क्या बन गए, ग्रह। इस तरह से ग्रहों का निर्माण इसमें हो गया। इसमें मेन चीज यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ताप कम होने लग गया, प्लस अपकेंद्रीय जो बल है वो क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब ऐसी कंडीशन आई कि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो गए, तब इस निहारिका से, इसको क्या नाम दिया गया, निहारिका। इस निहारिका से वलय जो है वो धीरे धीरे अलग होती गई, और उन वलयों में कुछ गांठ जैसी आकृतियां बनने लग गई। वही आकृतियां आगे चलकर क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये थी लाप्लास की, और इससे पहले इमैनुअल कांट की। और जो परिकल्पनाएं अपन आगे पढ़ते हैं, ये एक तारक परिकल्पनाएं थी, यानी इसमें केवल एक ही, जैसे इसमें निहारिका है एक ही है, इसमें अगर ये वायव्य राशि है तो वो भी एक ही है, यानी केवल एक तारे की कल्पना की गई, इसलिए इन परिकल्पनाओं को क्या कहते हैं, एक तारक परिकल्पना। तो लाप्लास ने जो परिकल्पना दी थी उसको क्या कहते हैं, निहारिका परिकल्पना, जिसमें क्या हुआ, एक अति उष्ण पदार्थ की परिकल्पना की गई, जिसमें कि क्या हुआ कि धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया, उसके गुरुत्वाकर्षण बल में और तापमान में कमी होने के कारण, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण और तापहास के कारण ये निहारिका सिकुड़ने लगी, और इसकी परिभ्रमण गति व अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हो गई। परिभ्रमण जो उसकी गति है उसमें और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो गए, जिसके कारण भूमध्य रेखीय उभार होने लगे, और उस उभार में से एक के बाद एक वलय पृथक होती गई और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद में जो द्वितारक परिकल्पना है, यानी 2 तारों की परिकल्पना की गई, जिसमें एक कौन था, सूर्य, जिसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो 2 तारों की परिकल्पना की गई, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ, 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। कौन सी परिकल्पना, ग्रहाणु, जिसमें ये माना गया कि ग्रहों का निर्माण जो है वो ग्रहाणुओं से हुआ है। अब ये ग्रहाणु क्या है, तो देखिए, एक सूर्य, ये मान लीजिए ये सूर्य है, और एक अन्य तारा है जो अपने मार्ग पे गतिमान है, ये मान लीजिए यहाँ से, और जैसे ये तारा जैसे ही सूर्य से कम दूरी पे आया, यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो सूर्य से बहुत अधिक होने लग गया, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत अधिक हो गया जब ये दूरी कम हो गई। यहाँ ज़्यादा थी तो यहाँ जब ये यहाँ आया तो ये दूरी कम हो गई, दूरी कम होते गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण सूर्य से, ऐसा माना जाता है कि सूर्य से कुछ पदार्थ है वो सिगार की आकृति का, ये इस तरह से सिगार की आकृति का कुछ पदार्थ है वो अलग हो गया। कई लोग इसको फिलामेंट भी बोलते हैं। कुछ पदार्थ है वो अलग हो गया, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, ये जो अन्य तारा था वो क्या हो गया, अपने मार्ग पे आगे तक चला गया, यानी इसका और गुरुत्वाकर्षण बल इस पदार्थ का कम हो गया, बजाय किसके, सूर्य के और इस ग्रहाणु के। इसको क्या नाम दिया गया, ग्रहाणु। तो जब इसका और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ, ज़्यादा, किसके बजाय, इस तारे और ग्रहाणुओं के गुरुत्वाकर्षण के।
तब क्या किया, इस ग्रहाणु ने धीरे धीरे क्या किया, सूर्य की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये पदार्थ संगनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये कहलाती है ग्रहाणु परिकल्पना। क्या कहलाती है? ग्रहाणु परिकल्पना। और ये जो परिकल्पना है ये क्या है, द्वैतारक या द्वितारक परिकल्पना के अंतर्गत आती है। इसमें जेम्स जीन्स ने भी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी और उन्होंने इसको मान लिया था कि चैम्बरलेन और मोल्टन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, चैम्बरलेन। तो इस तरह से ये हो गया द्वितारक परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति की। तो एक तारक और द्वैतारक के बाद में जो नवीन परिकल्पनाएं आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ओटो श्मिड ने दी थी। ओटो श्मिड ने 1943 में क्या दी थी, अंतरतारक धूलि परिकल्पना। अंतरतारक धूलि परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं के आपको नाम याद रखने की, निहारिका परिकल्पना किसकी है, अंतरतारक परिकल्पना किसकी है। तो ओटो श्मिड ने बताया कि ब्रह्मांड में क्या है, गैस के और धूल के कण हैं वो बादलों के रूप में इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो अब वो बादल जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पास में आएंगे तो उनके जो कण जो हैं वो आपस में टकराएंगे, यानी गैस के कण और धूल के कण हैं वो आपस में टकराएंगे। अब गैस के कणों की जो टक्कर है वो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी जब वो टकराएंगे तो उनकी गति जुड़ जाए, यानी उनका चलना बंद हो जाएगा। परंतु जो धूल के कण हैं उनकी जो टक्कर है वो गैस के कणों की प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जबकि धूल के कणों की जो टक्कर होती है वो अप्रत्यास्थ, यानी उनके कण जब टकराते हैं तो उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कण क्या हुए, धीरे धीरे टकराए। टकराने से क्या हुआ, उनका एक झुंड बन गया और झुंड बनने के बाद में धीरे धीरे वो जो गोला है, इसको अपन गोला कह सकते हैं, तो उसकी संरचना में जैसे धीरे धीरे वृद्धि हुई और कालांतर में वही जो गोला बना वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये परिकल्पना किसने दी थी, ओटो श्मिड ने, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में गैस और धूल के कणों के बादल इधर उधर बिखरे हुए हैं। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी नुमा आकृति बनी, जिसमें ये बीच में क्या है, गैस और धूल के कण, गैस और धूल के कण ये बिखरे हुए हैं। अब जैसे ये बिखरे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, इनके जैसे बादल से बने हुए हैं, तो क्या होगा, इनकी टक्कर होगी आपस में टकराने से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो तश्तरी थी इसमें क्या हुए, धीरे धीरे ये क्या बनने लगे, ग्रह बनने लगे। और धीरे धीरे इस तरह से क्या हो गया, निर्माण हो गया किनका, ग्रहों का। ये इस तरह से अलग अलग पथ में ग्रह हैं वो घूमने लगे, क्योंकि जो टक्करें हैं वो प्रत्यास्थ भी थी और अप्रत्यास्थ भी, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा जो थी वो बरकरार रही और ये धीरे धीरे और उसके बाद में ये सूर्य के चारों ओर अपनी गति से घूमने लगे और कालांतर में ये क्या बन गए, ग्रह हैं बन गए। किस प्रक्रम से, अभिवृद्धि प्रक्रम से ये क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये सारी परिकल्पनाएं हैं, मान्य भी हैं, परंतु इनको साथ में लेके अभी भी खोज चल रही है कि पृथ्वी की या अन्य ग्रहों की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसका सर्वमान्य कोई तथ्य उनको मिलना चाहिए, जिसकी खोज में वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं। तो ये अपन ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, आगे अपन पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, तारों के बारे में, सौरमंडल के बारे में। तो चैनल के साथ बने रहिए, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।